हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले सीडीएस के बायोलॉजी पीवाईक्यूज। ठीक है, जो कि हमारे 2019 से 2023 तक आए हैं। पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन हमारे सेल थ्योरी से रिलेटेड आए हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीडीएस की बायोलॉजी पीवाईक्यूज की ये पार्ट 1 होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स के पीवाईक्यूज करा चुका। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, साथ ही साथ आई बटन पे, वहाँ से ज़रूर देख लेना। ठीक है, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस भी किया, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए, फॉर्मुलेस भी डिस्कस किए, सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बायोलॉजी में हम ईयर वाइज नहीं चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज चलेंगे और टॉपिक वाइज जितने भी यहाँ पे 5 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये सब जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो बायोलॉजी का पूरा टॉपिक है, ये हमारा रोट लर्निंग वाला है। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा, आप ऐसा बोल सकते हो या तो। ठीक है, ज़्यादा समझने का नहीं है, थोड़ा बहुत समझने का है फॉर श्योर, पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ फिजिक्स में यहाँ पे ज़्यादा समझने का था। ठीक है, आपको लॉजिक भी लगाना था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग उसमें ईयर वाइज चले थे ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए चीज़ें। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे सेल थ्योरी इस पर्टिकुलर वीडियो में, और आने वाले कुछ और वीडियोज़ में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज हैं बायोलॉजी के। नाउ शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार यहाँ पे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। आप अपने सजेशन भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कैसा आपको वीडियोस लग रहे हैं, किस टॉपिक का अगला यहाँ पे चाहिए बायोलॉजी के बाद। ठीक है, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना ताकि दूसरों लोगों तक भी ये पहुँच पाए। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये पूरी प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट सब्जेक्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे मैथ्स को छोड़ के, ठीक है, सबके हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं पिछले 5 साल के। तो फिजिक्स के भी आप देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी के। ठीक है, तो चलो शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे शफल्ड में वे में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, पर सारे सेल थ्योरी से रिलेटेड हमको यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये 2020 में सीडीएस के फर्स्ट वाले सीडीएस में आए थे। ठीक है, 2020 ईयर के। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एडवर्ड जेनर। अब क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको और भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे के, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो आपको अदर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सेल की खोज इन्होंने की है। ठीक, फिर साथ में अगर हम रॉबर्ट और कार्ल इन दोनों की बात करते हैं तो इन्होंने बताया नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे नाम देना है। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना कि पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग नाम कैसे देने हैं, उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे नाम देना है उसका नॉमेनक्लेचर इन दोनों ने बताया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोच की, तो कोच ने यहाँ पे बताया ट्यूबरक्लोसिस किस किस वजह से होता है। ठीक है, किस किस एजेंट की वजह से आपको ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे होता है वो यहाँ पे कोच ने बताया। ठीक, फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लिविंग सेल की खोज किसने की है, ठीक है, तो उसका आंसर है एंटोनी वॉन। ठीक है, एंटोनी वॉन लुइनवेन हॉक। ठीक है, लिविंग सेल की खोज इन्होंने की है। साथ ही साथ बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या फिर प्रोटोजोया हो गया, ठीक है, वो सब इन्होंने ही खोजा है। ठीक है, लिविंग सेल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोया सब इन्होंने ही खोजा है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका खोजा यहाँ पे एल्बर्ट वॉन कोलिकर। ठीक है, ये यहाँ पे खोजा माइटोकॉन्ड्रिया इन्होंने एल्बर्ट वॉन कॉलिंकर ने। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस किसने खोजा है। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस, देखो ये सबसे इजी है, आप ऐसा समझ सकते हो। गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे खोजा है कैमिलियो, ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी किसने दी है। ठीक है, अब जो इतने भी मैं बता रहा हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो सेल थ्योरी आपकी यहाँ पे दी थी श्वान ने और शेडिन ने। ठीक है, शेलिंडन। ठीक है, स्वान और शेलिंडन। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये आपकी आई थी 1838 में। ठीक है, और इसी को यहाँ पे एक्सपैंड किया था। ठीक है, एक्सपैंड किया था यहाँ पे वर्च्यू ने। ठीक है, वर्च्यू, और ये आपका आया था 1855 में। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपैंड करके इन्होंने ये बोला था कि जितने भी सेल यहाँ पे डेवलप होते हैं वो पहले से ही सेल जो होते हैं उनसे ही बनते हैं आगे वाले सेल भी। ठीक है, मतलब जो न्यू सेल यहाँ पे बन रहे हैं वो जो पहले से प्रेजेंट है उनमें से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सपैंड करके इन्होंने ये बोला था। ठीक है, वर्च्यू ने। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डीएनए की, ठीक है, तो डीएनए यहाँ पे खोजा है फेडरिच ने। ठीक है, तो फेडरिच ने यहाँ पे खोजा है डीएनए। ठीक, फिर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एडवर्ड जेनर के बारे में बता ही चुका हूँ, क्वेश्चन यही था।
ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं क्लोरोफिल की। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल को यहाँ पे खोजा है जोसेफ ने। ठीक है, जोसेफ और पियर। ठीक है, जोसेफ एंड पियर। ठीक है, अगर पूरा नाम जैसे अगर हम बात करते हैं तो जोसेफ कोवेंटोर, कोवेंटो, जोसेफ कोवेंटो और पियर पैलिटियर। ठीक है, तो देखो ये ना, आपको पूरे नाम अगर नहीं भी पता है ना, आपको बस एटलीस्ट कुछ पार्ट आपको पता होना चाहिए नाम का कि आप बता सको। ठीक है, यूनिक पार्ट ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग लिविंग हॉक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिविंग सेल से रिलेटेड लुइन हॉक। ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद रख लो, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का कोलिकर याद रख लो। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस गोल्गी याद ही रहेगा आपको। ठीक है, डीएनए से फेडरिच याद रख लो। फिर यहाँ पे सेल थ्योरी से श्वान और शेलिंडन याद रख लो। ठीक है, तो आप ना, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा फुल ही नाम पता हो। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी अगर मान लो जैसे यहाँ पे तो चलो सबके नाम अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे रॉबर्ट कोच अगर इसका आंसर होता तो आप कंफ्यूज कर जाते अगर आपको सिर्फ रॉबर्ट के बारे में पता होता। ठीक है, पर अगर आपको पता होता कि कोच है या होक है, ठीक है, हुक है, तो उस केस में आप इजीली बता सकते थे। ठीक है, इसलिए आपको नाम का वो हिस्सा आपको याद रखना है जो यूनिक है। ठीक है, तो आप इजीली इन सब के बारे में भी पता कर सकते हो कि किसने किसको बनाया था। ठीक है, मतलब डिस्कवर किया था, किसने किसकी खोज की थी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। ठीक है, यहाँ पे और अच्छा एक लास्ट मैं और बता देता हूँ, एक रह गया है, तो वो है आपका यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली आपका आपका कलरलेस मटेरियल होता है, जो आप ऐसा समझ सकते हो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे सेल थ्योरी में, एक और क्वेश्चन आएगा आपका, तो मैं वहाँ पे अच्छे से पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो उन सबको मिला के आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है और ये आपका कलरलेस मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसकी जो खोज है वो यहाँ पे करी है डूजेडेन ने। ठीक है, डूजेडेन, पर यहाँ पे जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो इसका नाम यहाँ पे रखा था सारकोड। ठीक है, पर जो यहाँ पे जो हम टर्म यूज करते हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, तो ये जो यहाँ पे टर्म टॉस की है, आप बोल सकते हो या कॉइन मतलब कॉइंड की है। ठीक है, तो ये आपकी की है यहाँ पे पुरकिंजे ने। ठीक है, पुरकिंजे। ठीक है, तो ऐसे आप नाम ऐसे ही याद रख पाओगे कि आप जो इम्पोर्टेंट मतलब जो यूनिक पार्ट है बस उससे ही आप याद रखो। ठीक है, तो क्योंकि मैंने भी ऐसे ही नाम याद रख रखे हैं, तो यहाँ पे डूजेडिन ने आपका सारकोड नाम रखा था पहले। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया है वो इसी का ही है, सारकोड का। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो यहाँ पे पुरकिंजे ने दिया, जो हम हाल फिलहाल में अभी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम सारकोड यूज़ नहीं करते हैं नाम। ठीक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको जहाँ सब बता दिए, इसको लिख लेना कहीं पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका CDS 2023 में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम्स दे रखे हैं और डायग्राम में आपको 1 2 3 यहाँ पे बता रखा है और आपसे पूछा है कि यहाँ पे ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको सेल के बारे में, आपको सेल का डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर भी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको सेल के बारे में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि आने वाले कुछ क्वेश्चंस में वापस से यहाँ पे सेम चीज़ पूछी जाएगी। ठीक, तो वहाँ पे मैं वापस यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को पकड़ के आपको पूरा सेल के बारे में बता दे रहा हूँ और फिर हम लोग आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सेल वॉल की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। ठीक है, फिर बैक्टीरिया में, और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है फंगाई में और एल्गे में। ठीक है, एल्गे में आपकी बनी होती है सेल्यूलोज से, प्लांट में भी आपकी यहाँ पे बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक, फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फंगाई की, तो ये आपकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक, जिसको हम लोग म्यूरेन भी बोलते हैं। ठीक है, म्यूरेन, ये याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बैक्टीरिया वाली जो आपकी है, ये आपकी बनी होती है शिंटेन से, या चिंटेन बोल लो आप। ठीक है, शाइटेन बोल लो, आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। फिर यहाँ पे साथ ही साथ बनी होती है ग्लूकेन से, और यहाँ पे एक और यहाँ पे सब्सटेंस है, वो होता है आपका ग्लाइको। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लूकेन, शाइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक है, तो इन सब में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये आपकी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, इन सब में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक, और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि इन सब में जो प्रेजेंट होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ कि जो सेल वॉल होती है ये बेसिकली आपकी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्लांट है या बैक्टीरिया, उनको यहाँ पे रिजिडिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, रिजिड। ठीक है, रिजिड बनाती है।
ठीक, ये चीज़ हो गई, सेल वॉल के बारे में हमने जान लिया। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं अब सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन ही हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, और सेकंड आउटर मोस्ट होता है अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि एनिमल सेल में आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है आपका एनिमल सेल में। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की वो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हो। ठीक, वहीं पे ही अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल प्लांट में आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट होती है, फंगाई में आउटर मोस्ट, एल्गे में आउटर मोस्ट। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे सेल दे रखा है ना, आप इनमें से एक सेल सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेल वॉल भी ऑप्शंस में दे रखा है जो कि यहाँ होना ही है। तो आप इसी से एक पता कर सकते हो कि जो आपका पहला है वो आपका सेल वॉल है और दूसरा आपका सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल वॉल आपका आउटर मोस्ट है और सेल मेम्ब्रेन आपका सेकंड आउटर मोस्ट है। ठीक है, मतलब उससे नीचे आता है जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे की। वहीं पे एनिमल सेल में आउटर मोस्ट आपका सेल मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक, फिर अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी बनी होती है लिपिड्स से और प्रोटीन से। ठीक है, लिपिड से और प्रोटीन से ये आपकी बनी होती है। यहाँ पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो उन्हीं की वजह से इनको लिपिड्स और प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेकेंड आउटर मोस्ट प्लांट में होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसी से यहाँ पे हमें मिलती है लिपिड्स और प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे अभी मैं आगे आके बताऊंगा बाकी सब चीज़ें भी। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में, वो था हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या है आपका वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपका सराउंड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी, याद रखना है कि न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसकी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस की भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहली चीज़। फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये आपका इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम्स। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम्स, और आपको पता है कि 23 पेयर्स होते हैं हमारे क्रोमोजोम्स के। ठीक है, तो ओवरऑल कितने हो गए 46। तो और जिसमें से 23 आपके फादर से आपको मिलते हैं और 23 आपके मदर से मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आपके अंदर 46 क्रोमोजोम हो गए जिसमें 23 पेयर्स हो गए। ठीक, 23 आपके फादर से मिल रहा है, 23 आपके मदर से मिल रहा है। ठीक, और क्रोमोजोम्स में आपका होता है डीएनए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं तो इसके साथ ही होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन होता है आपका यहाँ पे क्रोमोजोम्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फ्लूइड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स लाई करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितनी भी ये चीज़ देख रहे हो ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर जितना भी आप ये माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, वैक्यूल, ठीक है, सेल वॉल, ये सब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी सब होती हैं ऑर्गेनल्स। और जो आपको ये फ्लूइड जैसा दिख रहा है ना जिसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब, ठीक है, इसमें जो आपको फ्लूइड दिख रहा है ये आपका होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं तो देखो मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, उसमें ही सारे आपके ऑर्गेनल्स यहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, इसमें ही आपके प्रेजेंट होते हैं मेनली। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आपसे पूछ रखा था यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये राउंड शीट्स में आप बोल सकते हो। ठीक है, राउंड शीट्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर राउंड ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी आप मान सकते हो। ठीक है, इस चीज़ में यहाँ पे आपके ये प्रेजेंट होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखो आपको ये डॉट डॉट दिख रही हैं सब, ठीक है, ये आपके राउंड ट्यूब्स के साथ। तो ये जो डॉट डॉट्स हैं यही आपका है राइबोसोम्स। वहीं पे अगर आप बात करते हो स्मूथ में, तो स्मूथ में देखो मैंने सर्कल बना रखा है, वहाँ पे आपको कहीं पे भी डॉट डॉट नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उस राइबोसोम्स की वजह से यहाँ पे वो रफ और स्मूथ बनता है, ठीक है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ये प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ये आपके हेल्प करते हैं लिपिड्स बनाने में, ठीक है, लिपिड्स बनाने में, फैट्स बनाने में ये आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि न्यूक्लियस के बारे में, ठीक, न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो लिपिड्स और प्रोटीन यहाँ पे मतलब इन दोनों की मदद से ये आपके यहाँ सेल मेम्ब्रेन बनता है। तो लिपिड्स बेसिकली आप यहाँ पे मिलता है इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और प्रोटीन इसको मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या बना रही है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जहाँ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं ना, मैं पीएम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो जहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आपको ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। अब चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, बायोजेनेसिस, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं दोनों मिलके लिपिड्स और प्रोटीन की हेल्प से, तो ये आपका होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है। फिर अगर हम इसी में आगे चलते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपके राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो राइबोसोम्स आपके बेसिकली सबसे छोटे ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, राइबोसोम्स आपके स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जितने भी आपको ये सब चीज़ें दिख रही है आपके ऑर्गेनल से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और यही सब आपके प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म, जो आपका एक फ्लूइड है, ठीक है, और इन्हीं सबको मिला के आपका बनता है सेल, ठीक है, सारे ऑर्गेनल्स को आपका मिला के बनता है सेल, ठीक। अब कुछ जो ऑर्गेनल्स है वो आपके कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे अभी और ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम बेसिकली आपके हेल्प करते हैं वेस्ट डिस्पोजल में, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चल ले रहा हूँ। तो जो आपकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइसोसोम्स की, ठीक है, तो लाइसोसोम्स आपके हेल्प करते हैं यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल में, ठीक। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल, सुसाई सुसाइडल, ठीक है, सुसाइडल बैग्स, ठीक है, हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पता होनी चाहिए इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर अब यहाँ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गोल्गी अपैरेटस की, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये भी आपका मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है, सराउंड बोलो या बाउंड बोलो, ठीक है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है पहले भी, ठीक है, कौन सी चीज़ यहाँ पे मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, कौन सी नहीं होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर जो आपका गोल्गी अपैरेटस है ना, ये आपका कांटेक्ट में किससे रहता है, ये आपका कांटेक्ट में रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। एक तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक। फिर अगर हम अगले पे चलते हैं, तो अगला है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ द सेल, हम इसको बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये एक एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, ठीक, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो ये होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राई
ठीक है। हैंड राइटिंग पे यार थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना। राइटिंग में मतलब ऐसे राइटिंग पैड से लिखने की अभी आदत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका होता है एटीपी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे एनर्जी जो बनाता है उसी को एटीपी के फॉर्म में बनाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इनके प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका खुद का यहाँ पे राइबोसोम्स भी इसके खुद के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इनके पास खुद के डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, ठीक है। और ये खुद की यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन भी ये खुद के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम्स है, और ये खुद के लिए यहाँ पे प्रोटीन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यार इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले प्लास्टिड्स की, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लास्टिड्स की, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड्स है, जैसे कि आपके पास पहली है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। पहला आपके पास है क्रोमोप्लास्ट जो आपका कलर्ड होता है, ठीक है। कलर्ड होता है आपका कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। ये मतलब इसी का ही पार्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लास्टिड नहीं लिख रहा हूँ, पर आप समझ जाओ, ठीक है। इसका एक पार्ट है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और ये कलर्ड होता है, ठीक है, पहली चीज़। फिर यहाँ पे जो दूसरा इसका पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूको, LEUCO प्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। और ये जो आपका होता है ये होता है वाइट, या फिर आप इसको बोल सकते हो कलरलेस, ठीक है। वाइट होता है या फिर आप इसको बोल सकते हो कलरलेस। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है। फिर आगे अभी क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें और भी डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। अब नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में भी आपसे पूछ रखा था, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है आपका वैक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सराउंड होते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है, सराउंड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे ये स्मॉल होते हैं आपके एनिमल सेल में, ठीक है। एनिमल सेल में आपके ये स्मॉल होते हैं, और बिग बोल लो या लार्ज बोल लो, ये आपके होते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो अभी जो हमें यहाँ पे डायग्राम भी देखने को मिला था, ठीक है, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, यहाँ पे सेल से रिलेटेड, जो यहाँ पे आपसे पूछी भी जा सकती है, और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, वो क्वेश्चन के साथ साथ हम करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोला था कि वैक्यूल्स आपके लार्ज होते हैं किसमें, प्लांट सेल में, तो आप ये प्लांट सेल मान सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये है आपका वैक्यूल। तो नंबर 5 आपका वैक्यूल है, नंबर 1 आपका सेल वॉल है, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन है। फिर जो है ना आपको यहाँ पे देखो बताया ही थे, राउंड जो आपके रहते हैं, ठीक है, राउंड ट्यूब्स बोलो, राउंड शीट, तो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया 3। अब यहाँ पे क्योंकि स्मूथ और रफ में नहीं बोला है, ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके चल रहे हैं। पर आपको अगर यहाँ पे डॉट डॉट्स दिख रही है, मतलब राइबोसोम्स दिख रहे हैं उस ट्यूब्स के ऊपर, तो वो आपका रफ होगा, अगर नहीं दिख रहे तो वो स्मूथ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख भी पा रहे होगे, ठीक है, 4 न्यूक्लियस है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, देखो फर्स्ट आपका सेल वॉल है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गया। फिर दूसरा सेल मेम्ब्रेन है, तो जो कि आपका सब में ही दे रखा है, ठीक। फिर अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ पे डी गलत हो गया, यहाँ पे वैक्यूल नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी भी ये 2 बचे हैं, ठीक। फिर यहाँ पे फोर्थ आपका न्यूक्लियस है, जो कि आपका यहाँ पे सी में दे रखा है, तो यहाँ पे बी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डायग्राम भी पता हो, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि यहाँ पे वैक्यूल लार्ज होता है प्लांट में, एनिमल में स्मॉल होता है, उससे भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, न्यूक्लियस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिक्कत हो सकती थी, अगर यहाँ पे ये सेल वॉल नहीं देते और ऐसे पूछ लेते, तो उस टाइम में आपको दिक्कत होती, और या फिर आपसे थर्ड वाले में आपको दिक्कत हो सकती थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो जितना भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे जो भी अभी क्वेश्चन और भी आएंगे, तो वहाँ पे हम और भी अच्छे से यहाँ पे इनके बारे में और भी अच्छे से यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये भी आपका CDS 2023 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था, सबसे पहले बात कर लेते हैं चलो माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया था कि ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या था एटीपी का? इसका फुल फॉर्म था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये हेल्प करता है यहाँ पे रेस्पिरेशन में, मतलब इसका फंक्शन ही होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसी की वजह से जो आप ये एनर्जी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, रिलीज एटीपी के फॉर्म में, इसी वजह से यहाँ पे रेस्पिरेशन के फंक्शन में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे सब में, तो देखो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन, पर यहाँ पे डी में नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, पहली चीज़। फिर अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको अभी बताया था कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्लांट सेल में, और कुछ कुछ एल्गीज में भी होता है, पर हम यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं प्लांट सेल में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में यहाँ पे होता है, और यहाँ पे ये हेल्प करता है आपका फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, जिसमें ये किसमें हेल्प करता है? ये फोटोसिंथेसिस में ये आपका हेल्प करता है। ठीक, तो सबसे पहले आप मार्क कर लो किस किस में है। इसमें है फोटोसिंथेसिस, इसमें भी है क्लोरोप्लास्ट में, पर इसमें नहीं है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है? ये आपका प्रोसेस होता है जहाँ पे लाइट एनर्जी को ना ये कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज में। ठीक है, प्लांट में ये परफॉर्म होता है, जहाँ पे लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं? आपको देखो, पहला चीज़ है आपकी जो सनलाइट आ रही है उससे, दूसरा CO2 से, और यहाँ पे वाटर से। ठीक है, इन सबको मिला के यहाँ पे आपका ये लाइट एनर्जी को यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये सब क्या किस में होता है? ये प्लांट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन ही है फोटोसिंथेसिस। फिर अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे राइबोसोम्स। ठीक है, अब राइबोसोम्स यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि आपका स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनल है वो यहाँ पे यही होता है। और साथ ही साथ आपको जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये आपकी क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब देखो ये कैसे करता है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक कैसे लगाओगे। मैंने आपको क्या बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो डॉट डॉट्स आपने देखे। और रफ एंडोप्लाज्मिक आपको क्या प्रोड्यूस करके देता है? प्रोटीन। ठीक है, वो किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? राइबोसोम्स की वजह से ही, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इनडायरेक्टली आप देखोगे तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें भी आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन प्रोड्यूस करने में, ठीक है, हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प कर पाते हैं? क्योंकि आपका राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि राइबोसोम्स आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे राइबोसोम्स के सामने होगा प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, बी तो आपका गलत हो गया, तो इसी से आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया वो सब यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आप इनडायरेक्टली ले लो या फिर डायरेक्टली ले लो, पर वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर वो पिछला भी क्वेश्चन अच्छे से समझा तो आप आने वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अब आपका नेक्स्ट बचा आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पे बचा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन वो इसलिए क्योंकि वो प्रोड्यूस कर पा रहा है प्रोटीन, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका ए होगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया, राइबोसोम्स के बारे में बता दिया, और RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अभी वापस से वही क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको समझाया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने पूरा सेल के बारे में बताया था कि क्रोमोसोम्स जो है वो आपके DNA और साथ ही साथ प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो आपके DNA प्लस प्रोटीन से यहाँ पे बने हुए होते हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसके पास, ठीक है, जो कि यहाँ पे लैक क्या कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैक कर रहा है, और उसके पास सिर्फ यहाँ पे DNA है विदाउट प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? आपसे ये पूछा है। तो ऐसे रीजन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लॉइड। ठीक है, आपको पहली चीज़ यहाँ पे ये पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे यहाँ पे देखो ये बेसिकली आपको यहाँ पे डेफिनेशन ही दे दिया है, ठीक है, न्यूक्लॉइड की, कि एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। ठीक, जिसमें यहाँ पे लैक ऑफ, अगर हम बात करें ना लैक्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो यहाँ पे केस होता है प्रोकार्योटिक का। ठीक है, प्रोकार्योटिक का केस होता है जहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे लैक ऑफ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो लिख रखा है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्योटिक में होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूकार्योटिक की, ठीक है, तो यूकार्योटिक में आपके पास यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती है। हम किसकी, कौन सी मेम्ब्रेन की बात करें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ।
ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होती है प्रोकार्योटिक में और यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि आप यहाँ से क्या पता कर सकते हो कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो आपका प्रोकार्योटिक है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसके पास यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि ये प्रोकार्योटिक की बात हो रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और प्रोकार्योटिक बेसिकली क्या होता है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यहाँ पे इसका मतलब ही देखो, यहाँ पे यू मतलब होता है ट्रू और कार्योट का मतलब ही होता है यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो पहली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, वहीं पे अगर हम थोड़ा और बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक की, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा आने से पहले। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो जो आपके प्रोकार्योटिक होते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके स्मॉल होते हैं और जो यूकार्योटिक होते हैं ये आपके लार्ज होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो प्रोकार्योटिक है इसके इसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके किस टाइप का, और यहाँ पे एक ऑर्गेनल है जो क्या है ना, आपको क्या बताया था, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और इसके पास हर एक टाइप के होते हैं, मतलब यहाँ पे आप लिख दो एवरी। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक होता है सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स, ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि प्रोकार्योटिक में कौन सा ऑर्गेनल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो अगली यहाँ पे चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो है यहाँ पे कि ये जो सेल वॉल यहाँ पे प्रोकार्योटिक में होगा वो यहाँ पे रिजिड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पे यूकार्योटिक में आपके पास कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, देखो पहला एनिमल है जिसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक, ये आपका किस में आता है, यूकार्योटिक में। फिर आपके पास प्लांट आते हैं, इसके पास सेल वॉल होता है और वो किस टाइप का होता है, रिजिड होता है। ठीक है, फिर आपके पास फंगाई आता है, फंगाई के पास भी कैसा होता है, आपके पास रिजिड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक, फिर अगला अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोकार्योटिक है यहाँ पे जो आपका सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। सर्कुलर डीएनए आपका यहाँ पे किस पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ प्रोकार्योटिक है, इस साइड प्रोकार्योटिक है, इस साइड यहाँ पे यूकार्योटिक है। ठीक, और यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम से जो आपका प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था डीएनए प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम से जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके लीनियर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लीनियर डीएनए फॉर्म होता है आपका। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक की। अच्छा, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रोकार्योटिक में कोई भी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, और इसमें होती है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, प्रोकार्योटिक में क्रोमोसोम एक ही होता है और यहाँ पे एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक से ज़्यादा आपके पास क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन में मैंने आपको बताया 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो इससे ही आप यहाँ पे पता कर सकते हो, क्योंकि एनिमल सेल आपका यहाँ पे आता है और ह्यूमन आपके एनिमल में ही काउंट होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है। ठीक, तो न्यूक्लियोप्रोटीन बेसिकली आपका रिलेट होता है जो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, एक टाइप का आपका यस प्रोटीन है, इसमें नाम ही दे रखा है। ठीक है, तो एक टाइप का आपका ये प्रोटीन होता है जो कि एसोसिएट होता है आपका न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, राइबोसोम से और लिपोप्रोटीन से। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बस उसके नोट्स बना लेना। ठीक है, ध्यान से। तो जो आपका जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि आपका किससे एसोसिएटेड होता है, मतलब किससे रिलेटेड होता है, वो आपका न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड होता है और साथ ही साथ राइबोसोम्स और लिपोप्रोटीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये यूज़ होते हैं एज अ लिपिड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लिपिड ट्रांसपोर्ट में भी यहाँ पे ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लिपिड ट्रांसपोर्ट में आपके ये यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ अभी पिछले ही कुछ क्वेश्चंस में ही। ठीक है, कि यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है न्यूक्लियस का, जो मैंने आपको बताया था कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद ही रखनी है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पे डीएनए होता है, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और डीएनए में आपके यहाँ पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से आप सीक्वेंस भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आप भूल रहे हो तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए, प्रोटीन, फिर जीन्स। ठीक है,
फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस सम की, तो ये बेसिकली आपका डीएनए का कुछ पार्ट होता है या पोर्शन होता है, ठीक है। डीएनए का जो आपका पार्ट बोल लो, पोर्शन बोल लो, ठीक है, जो आपके प्रोटीन का कोर होता है वो आपका होता है यहाँ पे न्यूक्लियस सम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है न्यूक्लियस और न्यूक्लॉइड, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कोई भी चीज़ में अगर डाउट होता है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी का ही प्लेलिस्ट मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स हो चुका है, बायोलॉजी शुरू हुआ है, तो कोई डाउट होता है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, ठीक। अब मैंने ये भी चीज़ आपको बताई थी कि किस केस में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक। तो यहाँ पे आपको अगर वो क्वेश्चन में आपने अच्छे से सुना था, आप यहाँ पे इसका आंसर बता पाओगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ठीक। अब डाई एटम जो है ये आपका एक टाइप का एल्गी होता है, ठीक है, तो इस पे भी प्रेजेंट होती है, मैंने आपको ये बताया भी था। फिर मशरूम जो होता है ये प्लांट नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसमें ये क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये प्लांट है, पर मशरूम प्लांट नहीं होता, ये आपका एक टाइप का फंगाई होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे टेप वर्म जो है वो एनिमल होता है, वही इसका आंसर है, टेप वर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे इमेज के थ्रू भी समझा सकता हूँ, पर इमेज यार बहुत अजीब लगेगा देखने में भी वो, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो इमेज के थ्रू नहीं समझा, पर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा टेप वर्म एनिमल होता है, और किस टाइप का दिखता है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। पर मेन चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मशरूम फंगाई होता है, प्लांट नहीं होता, और डाई एटम आपका एक टाइप का एल्गी होता है, जिस और इन तीनों में आपका प्रेजेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस जिस पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो उसमें किस किस टाइप से यहाँ पे बनती है, ठीक है। जैसे फंगाई में किससे बनती है, तो वो ज़रूरी है, वो पक्का आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो ना अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे ऑस्मोसिस के बारे में पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछ रहा है आपसे कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी बता दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के पे जानने से पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है आपका एक सब्सटेंस का हाई कंसेंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन तक, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक जाता है आपका वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन। और जो आपका ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, तो आपका जो ऑस्मोसिस है वो यहाँ पे आपका एक स्पेशल केस है, ठीक है। स्पेशल केस किसका है, डिफ्यूजन का, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इससे आप क्या पता कर सकते हो कि जो आपका डिफ्यूजन में जैसे हाई से लो जा रहा है, आपका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रही है सब्सटेंस की हाई से लो, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे ऑस्मोसिस में हो रही है। और ऑस्मोसिस में हम बेसिकली बात कर रहे हैं वाटर की, जबकि डिफ्यूजन में हम यहाँ पे आप बात करते हो ना डिफ्यूजन की, तो जो आपकी CO2 और O2 जाती है सेल मेम्ब्रेन के आर पार, ठीक है, वो इसी वजह से जा पाती है क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ऑस्मोसिस का स्पेशल केस है, और यहाँ पे ये फोकस करता है वाटर पे, ठीक है। ऑस्मोसिस आपका वाटर पे होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्पेशल केस है तो यहाँ पे भी वो हाई से लो जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बी ऑप्शन तो ऐसी गलत हो गया क्योंकि ये लो टू हाई पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन पे जाती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब भी हम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, तो कभी भी सेल वॉल की बात नहीं होती है, हमेशा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब एक ही होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, इनकी हम लोग बात करते हैं। तो इनके थ्रू हम लोग आर पार जा सकते हैं हाई से लो, ठीक। तो उस केस में आप अगर देखते हो तो ए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल की बात हो रही है। फिर फुली यहाँ पे आ गया, फुली गलत हो गया। अगर ये फुली की जगह सेमी होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो ये सही होता, पर यहाँ पे अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग हमेशा बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपके पास होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक। तो अब यहाँ पे हाइपोटोनिक में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सराउंडिंग का कंसेंट्रेशन होगा ना, वो यहाँ पे इनसाइड वाले से ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम अ, मैं कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। मान लो कोई ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे एग हम लोग ले लेते हैं, सेल है, ठीक है, सेल है, ठीक, ये सेल है आपका, और यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। अभी हम हाइपोटोनिक कब बोलते हैं, जब आपके सोल्यूशन का जो है, ठीक है, जो भी इस पर्टिकुलर सेल को सराउंड करके रखा है जो सोल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल से, तो उस केस में क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। यहाँ पे टीओ छूट गया, ठीक है, हाइपोटोनिक हम लोग इसको बोलते हैं। और उस केस में
यहाँ पे जो आपका ये सेल होगा ना, ये सेल क्या होगा आपका, स्वेल करेगा, ठीक है, मतलब फूलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी कि सेल आपका क्या करेगा, स्वेल करेगा, फूलेगा, क्योंकि आपका मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे हाई से लो जाती है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हाई से लो की बात करें तो ऑस्मोसिस भी हाई से लो जाता है, आपका कंसंट्रेशन बाहर का ज़्यादा है, अंदर का कम है, तो बाहर से पानी अंदर आएगा, उसकी वजह से सेल फूलेगा, ठीक है, स्वेल होगा। वहीं पे दूसरा सोल्यूशन आपका होता है हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ही सेम सोल्यूशन, मतलब जो भी सोल्यूशन आपको दिया होगा, अब वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कम होगा आपके सेल के कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो कम होगा और बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा, मतलब यहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बाहर वाले से, ठीक है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ये आपका है हाइपरटोनिक, ठीक। अब उस केस में क्या होगा, सेल जो है आपका यहाँ पे श्रिंक करेगा, ठीक है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो सेल से बाहर चला जाएगा, हाई से लो जाता है जैसे मैंने आपको बताया था, तो उस केस में क्या होगा, सेल जो है सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर सेल ये है तो सेल ऐसा कुछ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे सब पानी यहाँ पे बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो भी आपका सोल्यूशन आपको दे रखा है और जो सेल है, अब उन दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, ठीक है। जब सेम हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका सेल है वो सेम साइज का ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, सेम साइज, ठीक। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपका, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझा दिया, और ये तीनों आपके ऑस्मोसिस के टाइप होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझ आ गई और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। सो नाउ आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो प्लांट सेल में आरएनए प्रेजेंट किस किस में होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लांट सेल में आरएनए किस चीज़ों में, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आरएनए की, ठीक है। तो आरएनए का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये तीन टाइप के होता है, पहला होता है mRNA, मैसेंजर आरएनए, फिर होता है स्मॉल आर, फिर कैपिटल आरएनए, ठीक है, आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, फिर एक होता है आपके पास ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। यहाँ पे ये तीन टाइप के यहाँ पे आपके पास आरएनए होते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम्स तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट बना लेना कि ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम तक, ये काम होता है आपका mRNA का, ठीक। अब tRNA का यहाँ पे क्या काम होता है, तो ये बेसिकली लेके आता है कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। कहाँ पे लेके आता है, राइबोसोम्स के पास लेके आता है, किस चीज़ के लिए लेके आता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लेके आता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे ये अमीनो एसिड्स को यहाँ पे लेके आता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स को यहाँ पे लेके आता है, किसके पास लेके आता है, राइबोसोम्स के पास लेके आता है, और किस चीज़ के लिए लेके आता है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेके आता है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम से ही होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने दो टाइप के क्वेश्चंस भी किए पहले भी, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफर आरएनए का यहाँ पे ये काम है, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की, तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये आपका पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं ना उसको असेंबल्ड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये आपके पॉली पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं उसको यहाँ पे असेंबल करता है जब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये इनके तीनों के काम है, आपको ये पता होना चाहिए। अब नाउ यहाँ पे ना कुछ बेसिस होते हैं आरएनए और डीएनए में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आरएनए में आपका एडेनाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिर ग्यूनाइन प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और लास्ट है आपका यहाँ पे काइटोसिन, ठीक है। ये चार आपके यहाँ पे बेसिस है जो यहाँ पे आपके आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं डीएनए की, ठीक है, तो डीएनए में जो चार बेसिस आपके प्रेजेंट होते हैं उसमें पहला होता है एडेनाइन, फिर होता है ग्यूनाइन, ठीक, फिर होता है आपका साइटोसिन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये तीन जो है आपके सिमिलर है। अब जो आपका चौथा है वो आपका डिफरेंट है, वो है आपका थाइमाइन, ठीक है, THYMINE, ठीक है, थाइमाइन। तो इसमें देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक यूरेसिल आरएनए में आ जाता है, उसमें थाइमाइन आ जाता है, बाकी तीनों यहाँ पे दोनों में सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, अगर मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डीएनए में आपके डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हो, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए के पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप। तो ये आपका होता है आरएनए, ठीक है। अब ना आप आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट सेल में आपका न्यूक्लाई में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपका ए तो गलत होगा क्योंकि ये न्यूक्लाई में भी प्रेजेंट है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्योंकि प्रेजेंट है तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, ये पांचों में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे डी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आरएनए आपका न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स, इन सब में ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं उसके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो वही सेम आ गया, मैंने अभी आपको बताया था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ द रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरईबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन द नॉर्मल सेलिन, ठीक है, जो कि एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, टू ब्लड, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने खुद ही दे दिया आइसोटोनिक है, ठीक है। अब आइसोटोनिक में मैंने आपको क्या बोला था कि साइज जो है वो आपका हमेशा सेम रहता है, ठीक है, सेम साइज रहता है, क्योंकि कंसेंट्रेशन दोनों का यहाँ पे सेम होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, डी, नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ द आरबीसीज, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे आपसे बोला है कि इन प्लांट सेल, ठीक है, न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ देखो मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी, ठीक है, 22 का क्वेश्चन है, सीडीएस 2 का। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़े टाइम पहले ही अच्छे से बताया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में रहता है, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे न्यूक्लियस की, ठीक है। तो पहली चीज तो यही हो गई, तो इसकी वजह से यहाँ पे डू नॉट नॉट लगा हुआ है, तो ए गलत, ठीक है। फिर यहाँ पे बोथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये भी गलत, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बचे हुए ऑप्शंस की। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में सराउंडेड बाय सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, तो ये आपका सही है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दोनों की ही यहाँ पे उनकी मेम्ब्रेन होती है, दोनों ही यहाँ पे मेम्ब्रेन से यहाँ पे सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, और सी यहाँ पे गलत है। तो इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे पहले के क्वेश्चन में बता चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपके चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा फीचर है मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको यहाँ पे बेसिकली बस आपको पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है कुछ, ठीक है। तो तब भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जो ये मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात हो रही है, वो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये किस किस से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है प्लस लिपिड से बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, ठीक है, ये बाई लेयर होता है, ठीक है, पहली बात तो याद रखना। बाई लेयर कैसे होता है, यहाँ पे जो इसके हेड होंगे वो आउटसाइड में होते हैं, और जो टेल होती है वो इनसाइड में होती है, ठीक है। और ऐसे बाई लेयर होता है, एक आपको इस तरफ से दिखेगा, फिर एक आपको इस तरफ दिखेगा, ठीक है, ऐसे आपका ये क्या होता है, बाई लेयर होता है। फिर जो इसका मेजर लिपिड होता है ना, अगर हम बात करते हैं, तो वो होता है आपका फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जो आपको पहले भी ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में जो दिया है वो आपका होता है एक मेजर, आप बोल सकते हैं मेजर लिपिड होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिपिड होता है। अब यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे बी, जो है कि बाई लेयर ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, ठीक है, इन विच लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड, ठीक है। तो यहाँ पे बाई लेयर होती है प्रोटीन की, जिसके अंदर यहाँ पे लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दे दिया कि बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो ये गलत है, ये नहीं होती है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट दे दिया आपको कि न्यूट्रल लिपिड, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया कि न्यूट्रल लिपिड होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है, नहीं, प्रोटीन के अंदर यहाँ पे आपको लिपिड और कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और लैकिंग वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो डी गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे बी। इस पर ज़्यादा इससे समझाने का नहीं था, बस आपको यहाँ पे डायग्राम पता होता तो आप यहाँ पे कर लेते, ठीक है। अब ये फैक्ट बेस्ड है यार, आपको यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटीज़ थी, ठीक है। अब मैं अभी नहीं बोलूँगा कि आप एकदम अभी जाके अब एनसीईआरटीज़ करो, ठीक है। तो जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आप ज़रूर कर लेना। यहाँ पे जैसे जो फैक्ट, खासकर जो फैक्ट बेस्ड आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे या तो आपको पता होंगे या नहीं पता होंगे, यहाँ पे आप लॉजिक ज़्यादा लगा नहीं पाओगे, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में लग सकता है लॉजिक फॉर श्योर, पर मैक्सिमम क्वेश्चन में आप यहाँ पे बायोलॉजी में लॉजिक नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बातें यहाँ पे आपको
एक से ज़्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा यहाँ पे बायोलॉजी का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ें, क्योंकि आपको ये मतलब इसको आप हिंदी में बोल सकते हो कि रटना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको बायोलॉजी एक टाइप से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि इनमें से जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे जब मैंने सेल के बारे में बताया था कुछ क्वेश्चंस में, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेलुलोज की बात हो रही है ये सेल वॉल इससे बनती है, ठीक है, पहली चीज़। सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे है कि इसने बोल दिया कि इस डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन, ठीक है। जब हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन किया तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिक्टली यहाँ पे हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल वॉल की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है आपका गलत है, तो ऑप्शन क्या है ये गलत है, ठीक है। फिर आपका अगर हम बी ऑप्शन लेके चलते हैं तो यहाँ पे दिया है कि इट इज़ अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेज, नहीं, फॉर ऑल सब्सटेंसेज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सी पढ़ते हैं तो जो आपका सबसे ज़्यादा जो क्लोज या सबसे सही जो है यहाँ पे यही है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल है, रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल, और मेम्ब्रेन आपका फ्लेक्सिबल होता है, और इट इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल, ठीक है। इनगल्फ मतलब बेसिकली होता है कि सराउंड कर लेता है बहुत सारे मटेरियल को, या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कवर कर लेता है उन सब मटेरियल को, ठीक है। इनगल्फ का मतलब, ठीक है, सराउंड या फिर कवर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इनगल्फ को। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे सी है, ठीक है। मैं इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आपने अगर वो क्वेश्चन अच्छे से, मैंने जहाँ पे सेल के बारे में अच्छे से बताया था, अगर वो आपने सुना होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जिनके पास खुद का डीएनए भी और राइबोसोम्स भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। और मैं आपको ये अभी कुछ क्वेश्चंस में ही यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपना सेल समझाया था वहाँ पे ही बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, ठीक। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्लास्टिड होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी सब ये मैं अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ वहाँ पे जब मैंने आपको सेल अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, उनके पास खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। सो नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक एंटीबायोटिक है वो यूजफुल नहीं होता है वायरस के अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है, वेयरएस वो वैक्सीन के अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं होता है वायरस के अगेंस्ट, पर यहाँ पे वैक्सीन यहाँ पे यूज़फुल होता है वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न है इस पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है, यूज़फुल किसके अगेंस्ट होता है, वो यूज़फुल होता है आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। क्यों यहाँ पे यूज़फुल होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। और एंटीबायोटिक्स क्या काम करता है, एंटीबायोटिक्स बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन किसका, सेल वॉल का, उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल को यहाँ पे क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है, ठीक है, स्टॉप्ड फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो है यहाँ पे कि वायरसेस जब तक लिविंग बॉडी में नहीं जाते, ठीक है, लिविंग बॉडी जैसे हमारी खुद की बॉडी हो गई जो, ठीक है, जब तक वो लिविंग बॉडी में नहीं जाते तब तक वो किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। और जो वायरसेस का चीज़ है, मतलब वायरसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक एक्सेप्शन है, ठीक है, सेल थ्योरी जो यहाँ पे हम मैंने आपको बताया था ना कि श्वान और जो यहाँ पे शेलिंगडन ने यहाँ पे बताई थी, तो वो बेसिकली यहाँ पे उस थ्योरी का ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यहीं पे अब यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की बात कर ली, वायरस से रिलेटेड बात कर ली, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे इसका है डी, ठीक है, कि ए वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक बाय एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे आपका बायोकेमिकल पाथवेज फॉलो करता है, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे ब्लॉक कर पाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे क्या काम करता है ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे सेल वॉल बनने नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि सेल वॉल यहाँ पे आपकी बनने नहीं देता है ये बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स। फिर वहीं पे इसके आगे आप देखोगे बट अ वैक्सीन कैन बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस को फाइट करने के लिए वैक्सीन का मेनली काम होता है। वैक्सीन आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रोटीन प्रोवाइड करती है, ठीक है, बॉडी को, जो कि यहाँ पे हेल्प करता है यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम को टू फाइट अगेंस्ट वायरस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन,
ठीक है, पेनिसिलिन का यहाँ पे क्या काम है, ठीक है, वो क्या ब्लॉक करता है, तो मैं आपको यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे बैक्टीरिया में वो ब्लॉक करता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कि यहाँ पे वो सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे बैक्टीरिया में स्टॉप करता है, ठीक है। सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन वापस से आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से सेल ऑर्गेनल के पास यहाँ पे खुद का डीएनए होता है, तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास यहाँ पे खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, बार बार यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनल को यहाँ पे सुसाइड बैग्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था जब मैंने आपको सेल का बताया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइजोसोम्स, ठीक है। और अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दोनों के पास खुद का डीएनए होता है और साथ ही साथ राइबोसोम्स भी होते हैं। और मैं आपको ये रेक्टिकुलम के बारे में बता चुका हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, की इसके पास एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ आपके का क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन, और स्मूथ प्रोड्यूस करता है लिपिड्स, ठीक है। और इन दोनों के हेल्प से आपका क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। तो सब यहाँ पे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने सेल का टॉपिक पढ़ लिया जो मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो उससे बाद आप यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दे रखा है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल में, ठीक है, तो हम ये भी कर चुके हैं। इसका क्या आंसर है, सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगाई में, एल्गे, ठीक है, इन सब में मैंने आपको बताया था, अच्छे से आप याद कर लेना, उस किस किस से बनती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, सेल वॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंथेसिस नहीं करता, ये कौन सिंथेसिस करता है, ये करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, RER, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करता है, RER प्रोड्यूस करता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है, ठीक है। ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे करा चुका हूँ, यहाँ पे सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाइजोसोम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि लाइजोसोम जो आपका वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है, ठीक है, सुसाइड बैग्स, ठीक है, वही यहाँ पे बात हो रही है, इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा है, ठीक है। तो डाइजेशन में यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लाइजोसोम यहाँ पे आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं और स्टैटिक बेस्ड बन रहे हैं, ठीक है। देखो बार बार यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, बस उनके पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी जो आपको मैंने अभी बताया ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सुनो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो कि यहाँ पे प्लास्टिड्स को रखते हैं, इसकी वजह से ही जो क्लोरोफिल होता है वो यहाँ पे एसोसिएट करता है मेम्ब्रेनियस वेसल्स से, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेम्ब्रेनियस वेसल्स होते हैं बेसिकली आपके बैक्टीरिया के पार्टिकल्स होते हैं, उससे ये एसोसिएट करता है, पहली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर न्यूक्लियोइड्स तो देखो हमने पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको डीएनए भी मिलता है न्यूक्लियोइड्स में, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लास्टिड्स के बारे में जान चुके हैं, जिसका खुद का डीएनए होता है, खुद के यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लांट सेल में रहता है। और हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओवरऑल 23 पेयर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन दोनों ही क्रोमोसोम में यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आंसर होगा आपका बी, क्योंकि आपको बाकी सब के बारे में भी यहाँ पे आपको पता था, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे पता नहीं होता और आपको दे रखा होता कि क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट भी साथ में, तो आपको जब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि प्लास्टिड्स के डिफरेंट टाइप्स है, उसमें से एक है आपका क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होता है, और एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट जो कि आपका कलरलेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों प्लास्टिड के टाइप है, इसलिए आप यहाँ से भी समझ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया कि प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, जो यहाँ पे प्लास्टिड को रखता है, और प्लास्टिड क्योंकि अब इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेम्ब्रेनियस वेसल्स। सो गाइस इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए सेल थ्योरी से रिलेटेड, जो भी हमारे 2019 से 2023 तक क्वेश्चन आए थे पिछले 5 साल के 10 सीडीएस के एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन सेल थ्योरी से आए थे हमने सब इस वीडियो में हमने अच्छे से कर लिए, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गए हो। साथ ही साथ आपको कोई डाउट होता है, कुछ आपको सजेशन हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको हर एक का जो रिप्लाई है वो मैं यहाँ पे दे सकूँ, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पार्ट 1 किया है यहाँ पे बायोलॉजी के PYQs का। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में
जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं वो सब भी। अब नाउ मैं लास्ट में ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक कर देना, ठीक है? आप सजेशन भी दे सकते हो, वो भी मैं देख लूँगा कमेंट सेक्शन में, और जितना ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे आप शेयर कर देना वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे देख पाएँ। ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।